Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is the part 6 of previous year questions ancient history जो हम कर रहे हैं. इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं. ये 1995 से लेके 2020 तक जितने भी एंशेंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं IAS एग्ज़ाम में UPSC ने दिए हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और हम कर रहे हैं. तो ये पार्ट 6 है. इसके बाद थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन 67. Which of the following statements is or applicable to Jaina doctrine? तो हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. आपको पता है दो रिलीजन्स जो बाद में आए, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, और यहाँ पे बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से जैनिज़्म किसको मानता था. जैनिज़्म का जो डॉक्ट्रीन था, जो उसका जो एक ऑथेंटिक उसका जो लिटरेचर था, अपने रूल्स रेगुलेशंस थे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी. तो पहला स्टेटमेंट है, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पेनेंस. एनिहिलेटिंग मतलब कि ख़त्म करना. ठीक है, कर्मा को ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम. पहला स्टेटमेंट हमें बोलता है कि आपको क्या करना है. आपको पता है जैनिज़्म जो जैनाज थे वो बहुत ही सादा लाइफ गुजारते थे. हमने पढ़ा भी, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि एक्सट्रीम वो सिंपल लाइफ गुजारते थे. कपड़े भी कम पहनते थे, और एक सेक्स था जो बिल्कुल कपड़ों के बगैर होता था. खाना भी बहुत कम खाते थे. इवन दे स्टार्व्ड देमसेल्व्स टू डेथ. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल. ये बोलती है कि हर एक चीज़ में सोल होता है, रूह होती है. इवन अगर आप पेन की बात करेंगे, सॉइल पार्टिकल की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे, जो भी कोई यूनिवर्स में पार्टिकल प्रेजेंट है, वर्ल्ड में पार्टिकल प्रेजेंट है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग ही क्यों ना हो, उसमें सोल है. ये जैनाज का कहना था. ये जैना डॉक्ट्रीन का एक प्रिंसिपल था. ठीक है. उसके बाद कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड. जो कर्मा है, कर्मा ये स्टेटमेंट बोलता है कि कर्मा जो है ये बिल्कुल गलत है सोल के लिए. सोल को इम्प्योर करता है. इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहिए. अब जैना डॉक्ट्रिन में कौन कौन से स्टेटमेंट्स थे. तो ऑब्वियसली देखो, पहला जो जैना डॉक्ट्रिन था, ये आप सब अच्छी तरह याद रख लो, क्योंकि बुद्धिज़्म जैनिज़्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जैना का डॉक्ट्रिन था, एक तो वो मानते थे हर एक पार्टिकल में सोल होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में सोल होता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. उसके बाद जो जैना डॉक्ट्रिन था वो बोलता था जो कर्मा है, कर्मा की वजह से इंसान क्या करता है, चोरी भी करता है. डिज़ायर्स होते हैं कि हम पिकनिक जाएंगे तो घूमने जाएंगे, वहाँ पे भी पैसे खर्च करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, और जाके नए नए क्लोथ्स लगाएंगे, मतलब एन्जॉयमेंट कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. जो भी हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा, इनका कहना था, हमारा सोल पोल्यूट होता है, और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमारे सोल को, और ये फिर पोल्यूट करती है सारे इसको. तो ये इनका ये कहना था कि कर्मा को जितना हो सके उसको ख़त्म करो. और कर्मा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल सादा लाइफ जी के, बिल्कुल पेनेंस करके एक्सट्रीम तपस्या में लग जाओ. ठीक है. तो ऑब्वियसली statement 3 is correct and statement 1 is also correct. So all of these, option D is a correct option. I hope आपको समझ आया होगा. So let me read the explanation जो यहाँ पे देखे हैं. In Jainism, karma is thought of as a kind of pollution which paints the soul with various colors. Inequality, pain and suffering are cited as evidence for the existence of karma. The Jaina doctrine believes that it is possible for us to modify karma as well as to obtain release from it by practicing penance. Souls with karma are considered as non-liberated, and the objective must be to liberate the soul and achieve purity. Thus both ठीक है. तो Jainism believes that every object has a soul which is also known as jiva. ठीक है. तो आपको समझ आया होगा इस एक्सप्लेनेशन से दैट जैनिज़्म जो डॉक्ट्रिन था उस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हर एक चीज़ में सोल है, कर्मा पोल्यूट करता है, इसको ख़त्म करना चाहिए जितना जल्द हो सके. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following describes best the concept of निर्वाणा इन बुद्धिज्म? देखिए जब हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़े तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें हमने इन डिटेल और बहुत बार रिपीटिशन भी हुआ है इन कॉन्सेप्ट्स का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि जो बुद्धिज्म रिलीजन था उसमें जो कॉन्सेप्ट एक है, किसका कॉन्सेप्ट है? निर्वाणा का कॉन्सेप्ट। तो इन स्टेटमेंट्स में से जो 4 स्टेटमेंट देखे हैं सबसे बेहतरीन तरीके से कौन एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है निर्वाणा को? कौन सा निर्वाणा? जो बुद्धिज्म बोलता है। ठीक है, ऑप्शन ए, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कम्प्रहेंशन। आप सबको पता है, हमने पढ़ा है कि निर्वाणा क्या होता है। निर्वाणा होता है जब हमें लिबरेशन मिलती है, जब हमें स्टेट ऑफ बिल्स मिलता है। ये हमने बहुत जगह पढ़ा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ती हूँ। बुद्धिज्म कंसिडर्स डिजायर एज द रूट ऑफ ऑल पेन। द स्टेट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर, पेन, प्लेजर एटसेट्रा। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड निर्वाणा इज ब्लोन आउट। बेसिक मीनिंग किसकी क्या है? ब्लोन आउट। एंड इट कैन बी सीन एज द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बीइंग इन द फ्लेम ऑफ डिजायर्स। ठीक है, तो देखो ये बाकी भी थोड़ा सा इससे मिलते हैं, लेकिन जो कंप्लीट परफेक्ट इसकी मीनिंग है इट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। क्योंकि लास्ट पे जो लास्ट स्टेज होता है ना वो निर्वाणा होता है, और जब एक किसी को निर्वाणा मिलता है वो लिबरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लो। सो इसके बाद 69 क्वेश्चन, Which one of the following pairs does not form the part of 6 systems of Indian philosophy? देखो कभी कभी क्या होता है, जब ये जो वहाँ से बुक्स में सॉल्यूशन देख के होता है, कभी कभी इनकी एक्सप्लेनेशन इधर उधर भी होती है, लेकिन आप जो हमने पढ़ा है उस बेसिस में आपको मैं ये आंसर्स दे रही हूँ। देखो आपको पता है कि आपने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ऑर्थोडॉक्स जो इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स हैं वो 6 है। ठीक है, दो हिस्सों में बांटा गया, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। और ऑर्थोडॉक्स के क्या है? 6 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इंडियन स्कूल्स है, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन थॉट्स है। तो ये बताता है कि कौन सा पेयर उनमें से नहीं है। देखो पहला मीमांसा एंड वेदांता, आप सब ने पढ़ा होगा। क्या मीमांसा एंड वेदांता है उन 6 में से? बिल्कुल है। न्याय एंड विशेषका क्या है? बिल्कुल ये भी है। सामख्या एंड योगा, बिल्कुल समाख्या भी है, योगा भी है। अब देखो ऑप्शन सी, लोकायता एंड कपालिका, बिल्कुल ये नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इंडियन फिलॉसफी में नहीं आता है। अब देखो इस एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। Samkhya, agnostic philosophy that believes in the existence of conscious Purusha and unconscious Prakriti. समाख्या बिल्कुल एक है, उसमें पुरुष और प्राकृति का कॉन्सेप्ट देके है। न्याय, जिसमें हमें न्याय में पता है स्कूल ऑफ लॉजिक है, लॉजिक के बेस पे बोलता है ये कर लो कोई भी चीज़। एंड अ फाउंडेशन फॉर फिलोसफिकल रीजनिंग एंड डिबेट, ठीक है, न्याय स्कूल भी है। विशेषका, इट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स एंड फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड द यूनिवर्स, ठीक है, तो विशेषका भी है। योगा प्रिस्क्राइब्स आसनास प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान फॉर अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन। आपको पता है योगिक में डिफरेंट पोस्चर्स हमें सिखाते हैं, डिफरेंट आसनास सिखाते हैं कि कौन से पोजिशंस, कौन से पोस्चर में रहना है तो किस चीज़ के लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, ये भी एक स्कूल है। मीमांसा बिल्कुल ये भी एक स्कूल है, प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर इंटरप्रिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वेदा, रिचुअल्स कैसे करने हैं, वेदास को कैसे समझना है, मीमांसा में बताया गया है। वेदांता, टॉट एंड प्रैक्टिस्ड बाय सेजेस ऑफ वेदास एंड उपनिषद, ठीक है, वेदांता मतलब एंड ऑफ द वेदास, तो उसके बाद उपनिषद के बारे में बताता है, ये भी एक स्कूल है। तो ये 6 स्कूल्स है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, समाख्या, न्याय, विशेषका, योगा, मीमांसा, वेदांता। मैं जिसने नहीं पढ़ा होगा इन 6 स्कूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो। देखे है इस पे जो वो एक आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की किताब है उसमें भी देखे हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। While the term लोकायता refers to school of Indian materialism and Kapalika refer to the non-Puranic tantric of the fourth Shivism, ठीक है। आपको पता है जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है उसमें लोकायता एक आता है, और कपालिका क्या है, ये शिविज्म का एक वो तांत्रिक है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन 70, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जो इन्हें के एम्बलम के नीचे लिखे है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिखा गया है, लिया गया है? कठोपनिषद, छंदोगया उपनिषद, अतारिया उपनिषद और मुंडका उपनिषद। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। सत्यमेव जयते which means that truth alone triumphs is a mantra from Mundaka Upanishad which is inscribed below the emblem of India. Upon independence of India, it was adopted as a national motto of India. It is inscribed in Devanagari script. ये भी कभी क्वेश्चन आता है, देवानगरी स्क्रिप्ट में है, at the base of national emblem. नेशनल एम्बलम के बेस पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेरी है, कहीं भी कंफ्यूजन रहा हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, तो मैं आंसर करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? इन चारों में से कौन से किंगडम्स बुद्धा के लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं? दैट मीन्स ये चारों किंगडम्स तब होने चाहिए फिर उस पीरियड में जब बुद्धा था। ठीक है, तो किंगडम्स कौन कौन से देखिए, अवंती है, गंधारा है, कोशाला है, मागधा है। तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से है कोशाला एंड मागधा, जो बुद्धा की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। 3 और 4 देखो कैसे एक्सप्लेनेशन। ये 2 क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ईयर में भी, तो 2 एक्सप्लेनेशन मैं डायरेक्टली पढ़ती हूँ। ओनली कोशाला एंड मागधा एग्जिस्टेड ड्यूरिंग बुद्धाज लाइफ। देखो गंधारा कुशान हमने पढ़ा है, गंधारा कब था? कुशान के टाइम पे। वेल गंधारा एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एक्टिविटीज अटेन्ड इट्स हाइट फ्रॉम 1st century to 5th century अंडर द कुशान किंग्स। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन इसकी मैं पढ़ी, सेम क्वेश्चन है। बुद्धा gained enlightenment at Gaya which came under Magadha Empire, महाजाना पढ़ा। बुद्धा passed the greater part of his monastic life at Sravasti, capital of Koshala। ठीक है, अब आया समझ ये 2 कैसे इसके साथ रिलेटेड है। द किंग ऑफ कोशाला प्रसन्नजीत वाज अ डिवोट डिसिपल ऑफ बुद्धा। आपको हमने प्रसन्नजीत के बारे में भी पढ़ा है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा द किंग ऑफ अवंती वाज चंदोपजोता। ही सेंट हिज सन महाकंचा along with 7 others to invite Buddha to Avanti, but due to illness Buddha did not visit। तो बुद्धा ने विजिट नहीं किया अवंती, तो उसके साथ बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बुद्धा gave the sermon and all of them attend अथारशिप। ठीक है, तो वहाँ अवंती नहीं गया। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गंधारा एंड बुद्धाज लाइफ, ऑल्दो गंधारा लेटर फ्लोरिश्ड एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमें पढ़ा है कि गंधारा आर्किटेक्चर में बहुत सारा बुद्धिज्म का लिखा गया है, बट जो बुद्धा है उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। 73rd क्वेश्चन। अच्छा, With reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal system? जो feudal system था, आपको पता है पहले जो लैंड जिसके पास ज़्यादा होता था उसका ही पावर चलता था। उस सिस्टम का ये बोलता है कि आप बोलो essential element क्या क्या था। A very strong centralized political authority and very weak provincial or local political authority. Emergence of administrative structure based on the control and possession of land. बिल्कुल ये सही है दूसरा वाला। देखो यहाँ पे जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जब स्ट्रांग होती है ना, तो ऑब्वियसली बाकी जो प्रोविंस है वो भी उन्हीं के साथ जुड़े होते हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वीक होता है थोड़ा। तो दैट इज़ वाई ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जब भी सेंट्रलाइज्ड सारा कुछ होता है तो हर एक चीज़ कंट्रोल में होती है। अगर डिसेंट्रलाइज होता है तो कुछ जो पेरिफेरल्स होते हैं जैसे प्रोविंस वो वीकर भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 सही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर किस बेसिस पे था? लैंड के बेस पे। जिसके पास जितना लैंड होता था वो उतना वो बड़ा उनके पास अथॉरिटी होती थी। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हिज ओवरलॉर्ड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जिनके पास लैंड होता था और जो वहाँ पे काम करते थे या जो वहाँ पे उसको उगाते थे, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती थी और वो उसके हर एक ऑर्डर को मानते थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Statement 1 true false है। In feudalism there is no weak central authority. Feudalism is a synonym for politically decentralized. In a centralized kingdom, in feudalism there is no weak central authority. Feudalism is synonym for politically decentralized. In a decentralized kingdom, the monarch effects strong direct control over his entire state. In a decentralized kingdom, the monarch's power is limited by the strength of the local lords who have significant autonomy even though they are officially subject to the monarch's rule। तो जो स्टेटमेंट 1 था वो हमें क्या, a very strong centralized political authority। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो फ्यूडलिज्म है
इसमें ये साइनोनिम है किसका, पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन की, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होती है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में ही फिर ये वीकनेसेस होती है, लेकिन ये जो फ्यूडलिज्म है ये पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ऑप्शन 1 गलत है। उसके बाद द टर्म feudal can therefore be applied to any state that existed as a collection of significantly autonomous regions. A person became a vassal by pledging political allegiance and providing military, political and financial service to a lord. A lord possessed complete sovereignty over land or acted in the service of another sovereign, usually a king. If a lord acted in the service of a king, the lord was considered a vassal of the king. As part of the feudal agreement, the lord promised to protect the vassal and provided the vassal with a plot of land. This land could be passed on to the vassal's heirs, giving the vassal tenure over the land. तो आपको ये समझ आया कि ये जो फ्यूडलिज्म था ये रिवॉल्व करता है लैंड के ही ऊपर, और उसके बाद जिसके पास ज़्यादा लैंड होता था फिर दूसरे आते थे उसको सर्विस देते थे, वो उनको एक ज़मीन का टुकड़ा देता था, तो इवन वो फिर हेरिडिटी भी उनको कभी कभी बनता था। यहाँ तक समझ आया। सो चलिए 74, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। इरी पार्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टेक। देखो इरेपाटी हम उस लैंड को बोलते थे, ये बोलता है कि इरेपाटी उस लैंड को बोलते थे जिसका उस लैंड को बोलते थे कि जिसका रेवेन्यू हमने किसके लिए रखा था, जो विलेज की टैंक होती थी वाटर टैंक उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टानियूर्स विलेज इज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, बोलते हैं कि टानियूर इसको बोलते हैं। घाटिकाज कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू द टेम्पल, बोलते हैं घटिकाज बोलते थे कि जो टेम्पल के साथ जो अटैच्ड होते थे कॉलेज उनको बोलते थे। तो बिल्कुल जो घटिका है उसी को बोलते थे, कॉलेजेस को ही बोलते थे। और जो इरी पार्टी है ना ये भी ठीक है क्योंकि ये वही लैंड है, उस लैंड को बोला जाता था जिसका रेवेन्यू हम यूज़ करते थे जो विलेज की वाटर टैंक है उसको मेंटेन करने में, ठीक है। तो 1 and 3 आर ऑप्शन डी करेक्टली मैच्ड। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखो टेन्यूर्स ड्यूरिंग द चोला रिगीम टेन्यूर्स डेवलप्ड आउट ऑफ मेजर ब्रह्मदियाज एंड टेम्पल सेटलमेंट्स एंड कैन इंक्लूड सेवरल हैमलेट्स एंड रेवेन्यू विलेजेस, ठीक है। तो ये सेटलमेंट्स हैं और इसमें बहुत सारे विलेजेस भी आ सकते हैं, टेम्पल सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं। तो विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स ये सही नहीं है। ये चोला रिगीम के टाइम आया टेन्यूर्स, हम उनको बोलते थे कि जो बड़े ब्रह्मदियाज होते थे या टेम्पल सेटलमेंट्स होते थे और इसमें बहुत सारे विलेजेस भी होते थे। जब हम उस डेवलप करते थे कुछ एक एरिया बनता था उसी को टेन्योर बोलते थे। इरी पार्टी जो है ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड है। इरी पार्टी और टैंक लैंड, इनको टैंक लैंड भी बोलते थे, वॉज नोन ओनली इन साउथ इंडिया में था। द रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड्स वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, तो ये सही है। घाटिका का था पल्लवा किंग्स ऑफ एन एंशिएंट तमिल कंट्री हु रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा का कैपिटल सिटी क्या था, कांचीपुरम था। फ्रॉम 4th to 9th century एडी वर नोन एज पैट्रॉन्स ऑफ स्कॉलर्स एंड सेटअप घाटिकाज। आपको पता है जो पल्लवास थे उसमें लर्निंग सेंटर कांचीपुरम में बहुत सारे थे, तो घाटिकाज उन्होंने सेटअप किए। द घाटिकाज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटिका ऑफ द पल्लवा वाज लोकेटेड इन कांचीपुरम, क्योंकि आपको पता है कांचीपुरम क्या था, पल्लवा का कैपिटल था, लेकिन ये एक लर्निंग सेंटर भी माना जाता था, ठीक है, क्योंकि इनका जो लर्निंग के साथ पल्लवास का बहुत ही रहा है, इन्होंने इसको अच्छा खासा ये दिया है contribution. Inscriptions reveal that many of these kings looked after these institutions with care, or it was known as an important educational center. Even in the 4th century AD, an epigraph of the Kadamba king records that his ancestors, a scholar named Mayura Shaman, along with his teacher Vira Shaman, to this institution from far away Goa. Ghatikas were separate from temples. ठीक है, तो साउथ इंडिया में ये तीनों जो चीज़ें देखी हैं ये साउथ इंडिया की है। और घटिकाज कभी कभी जनरली अटैच्ड होते थे टेम्पल्स को और कभी कभी सेपरेट भी होते थे, लेकिन ये उस ज़माने के क्या है कॉलेजेस है। और पल्लवा किंग्स का जो लर्निंग सेंटर था और कैपिटल भी उनका था कांचीपुरम में, वहाँ पे सेटअप किया उन्होंने। और इरापति जो है, इरापति क्या है, ये
विलेज टैंक का वो लैंड है जिसके रेवेन्यू से हम विलेज टैंक जो वाटर टैंक है उसको ये करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। Who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? Emperor Ashoka की जो edicts थे उसको सबसे पहले किसने डेसिफर किया, ये भी हमने पढ़ा, ये सिंपल सा है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप who held a high rank in the service of the British East India Company in Bengal was the first to decipher Brahmi script in edicts of the Ashoka 1838. Prinsep founded on most of the earliest inscriptions and coins. There is a mention of a king referred as Piyadasa, meaning pleasant to behold. On some inscriptions the king is named as Ashoka. इसलिए मैं explanation पढ़ लेती हूँ क्योंकि इससे आपका रिविजन हो रहा है, ठीक है। The deciphering of the Brahmi script by Princess provided a new direction to investigations into early Indian political history. क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो अशोका एडिक्ट थे ये डिसिफर किया किसने, प्रिंसेप ने। और आपको पता है अशोका के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में था और बहुत लैंग्वेजेस में था क्योंकि उनके जो ये इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट्स थे ना बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अघारहटा रेफर्स टू, अघारहटा का मतलब क्या है, बॉन्डेड लैंड लेबर लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। तो अघारहटा हम बोलते हैं किसको, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड, ऑप्शन सी। In Sanskrit, the word Agarhata has been used in the ancient texts to describe the Persian wheel. The Agarhata comes from the combination of words Arha meaning spoke and Ghata meaning pot. There is evidence to argue that this system of lifting water from open wells was probably invented in India of the past. तो ये open wells थे, wheel के जरिए क्या करते थे, पानी निकालते थे wells से। With its use also in Iran, then Persia, and perhaps its discovery there, it came to be called as a Persian wheel. इसको Persian wheel भी बोल सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में पर्शिया में भी ये यूज़ किया जाता था। पर्शिया हम बोलते हैं कि जो अभी का ईरान है उसको। 77. Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? ये भी मैंने आपको गुप्ताज के बाद जो लिटरेचर पढ़ा है गुप्ता के रिलेटेड उसी टाइम मैंने आपको बोला कि मालविक अग्निमित्रा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये एक लव स्टोरी है। मालविक अग्निमित्रा इज अ संस्कृत प्ले बाय कालिदासा। किसने लिखा है ये, ध्यान से देख लो, कालिदासा, क्योंकि के और के इसमें भी है, कालिदासा, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, मालविक कालिदासा लिखा क्योंकि बहुत सारे बुक्स उनके ये आते हैं, ये ऑथर्स, विच इज़ ऑल्सो नोन टू बी हिज फर्स्ट प्ले है, इसका संस्कृत में है ये। द प्लेस टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ अग्निमित्रा द सुंगा एम्परर ऑफ विदिशा फॉर द ब्यूटिफुल हैंड मेडन ऑफ हिज चिफ क्वीन। ही falls in love with the picture of an exiled servant girl named Malvika. When the queen discovers her husband's passion for this girl, she becomes infuriated and has Malvika is imprisoned. But as fate would have it, in the end she is discovered to be of royal birth and is accepted as one of the queens. ठीक है, so I think यहाँ तक sufficient है। एक दो पार्ट्स में और आएगा, इसके बाद जब ये हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एक और कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। सो यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।